नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा। आज हम बात करेंगे कि जो देश का बजट आया है उसके वजह से स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पे कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रेडर ज्यादा लॉस ना करे इस मार्केट में, और ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट या निफ्टी जिस तरीके से जिस हाई पे आज आकर के खड़ा है अपने ऑल टाइम हाई पे, तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट को समझते हुए आज हम थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि पहले कौन सा टैक्स अप्लाई होता था और नया अब क्या इनकम टैक्स इस पे अप्लाई होगा जो शेयर मार्केट से होता है, और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में ही क्या टैक्सेशन अप्लाई होगा, ये हम समझते हैं। बहुत दिनों से आपने जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है ये लोग न्यूज सुन रहे होंगे कि क्रैश इज कमिंग कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। अभी तक तो वो क्रैश आया नहीं था। उनके द्वारा जो बढ़ाया गया ये टैक्सेस हैं शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि क्रैश अभी तक आया तो नहीं था, लेकिन अब जरूर आएगा। बहुत लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, बहुत लोग। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूंगा सिर्फ रिटेलर्स के बारे में। मिडिल क्लास आदमी जो अपने इनकम से सेविंग किए हुए पैसे को लाता है स्टॉक मार्केट में और हाईली रिस्क लगाता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए अपने पैसा शेयर मार्केट में लाना बहुत बड़ा रिस्क की बात होती है दोस्तों। और वो यहाँ आकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए आया है, ना कि आपको टैक्सेस देने के लिए। क्योंकि मैं जब भी टैक्सेस की बात करता हूँ ये सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं है, इसके बाद आपके ब्रोकरेज आ जाते हैं और गवर्नमेंट में भी मल्टीपल टाइम टैक्सेस है। मुझे लगता है कि जो आदमी अपने सैलरीड इनकम पे पहले ही इनकम टैक्स दे चुका है, अगर वो इनकम टैक्स स्लैब में आता है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया के हिसाब से, वो वहां टैक्स पे करने के बाद अपने सेविंग्स को फिर से अगर स्टॉक मार्केट में डालता है तो बाई एंड परचेज के टाइम पे उस पर एक माइनर सा टैक्स लिया जाता है, जो कि अगर हम लाख रुपए के मिनिमम अमाउंट पे भी देखते हैं कि वो इन्वेस्ट करता है तो भी वो पैसे ज्यादा होते हैं। और सेलिंग करने टाइम अलग होगा, बाई करने टाइम में फिर से चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे गलती से अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया दोस्तों साल भर के अंदर या इंट्राडे में, या जैसे कि आपने महीने 2 महीने 15 दिन में स्विंग ट्रेडिंग कर लिया, तो उस पर अभी तक तो 15% होता था, जो कि चलो ठीक है, रीजनेबल है, कोई बात नहीं। अगर इनकम होती है तो टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस 15% को बढ़ा करके 20% कर दिया गया दोस्तों। तो ये थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के मूड के हिसाब से सही नहीं था, जिसका इंपैक्ट देखने को मिला। हालांकि रिकवरी वापस आ गई, बट ये आगे के लिए सही नहीं होगा। देखिए, बजट तो बहुत बड़ा होता है, इसे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन इस यूनियन बजट से हमारे स्टॉक मार्केट पे आने वाले इंपैक्ट और हमारे आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बाद सेबी ने भी कहा है कि पिछले कुछ समय से रिटेल इन्वेस्टर जो हैं और मिडिल क्लास लोग हैं, इनका जो पार्टिसिपेंट है ये स्टॉक मार्केट में बढ़ा है। और खास करके आफ्टर कोविड बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट की तरफ अपना पैसा लेके मूव हुए हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कोविड से पहले रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता था। और तो जब खुद सेबी ये बात कहती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अपना जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ रही है स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं शेयर में और मार्केट में ये पैसा, ये फ्लो भी आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको पैसा ज्यादा मार्केट में आ रहा है तो आपके जो पहले के एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे उनमें आपको मिलते थे टैक्सेस, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका टैक्स अमाउंट भी तो बढ़ा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले 100 रुपए कमाते थे तो अब कब हो गया वही ज्यादा था। तो इसमें टैक्स बढ़ाने का कोई रीजन समझ में नहीं आता। अगर आपने बढ़ाया ये सोच करके कि एफ&ओ में और जो लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं और इंट्राडे कर रहे हैं उसमें लॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ और रास्ता निकालते। किसी चीज को आप महंगा कर दोगे तो उसकी कंजप्शन कम नहीं हो जाती है। अगर कोई एडिक्टेड है, कोई गलती करने के बाद भी अगर बार बार उसमें पैसे लगा रहा है, कोई इसको जुआ समझ करके खेल रहा है, तो उसे आप तो 30% भी कर दोगे तो भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? और अगर हम सेबी की इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वहां तो आपने 30% रखा हुआ है, तो क्या वहां पे ऐसा तो नहीं कि पैसा आना कम हो गया, या जो क्रिप्टो का मार्केट है उसमें जो कैश का इनफ्लो है वो कम हो गया हो? ऐसा तो नहीं है। अगर सिर्फ टैक्सेस बढ़ा देने से किसी चीज को आप करने से रोक सकते हैं, तो देश में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका इनलीगली यूज हो रहा है, और भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस है, लिकर है और बहुत सी चीजें हैं। सिगरेट नहीं कम हो पाया, सिगरेट भी तो बिक रहा है ना। तो टैक्स एक सॉल्यूशन नहीं होता है। अब ये तो रहा दोस्तों टैक्सेस की बात है, तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी अपने भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम जैसे लोगों पे या अपने देशवासियों पे वो खर्चा करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये खर्चा कर रहे हैं, रेलवे पे करते हैं, डिफेंस जो कि हमारे लिए और हमारे देश के सेना के लिए बहुत ही जरूरी है, तो डिफेंस पे इनका खर्चा हो जाता है। और आजकल जो ट्रेंड में है रिन्यूएबल एनर्जी, तो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करती है। और गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि मनरेगा हो गया, एलपीजी स्कीम है, और बहुत लोगों को पेंशन भी मिलती है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि उसे मार्केट से या कहीं से तो पैसा चाहिए ही चाहिए। जैसे कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ईवी सेक्टर पे भी रिबेट देती है, और सोलर पे आजकल खास करके जैसे रूफटॉप सोलर का नया स्कीम आया तो उसमें सब्सिडी होता है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस है कि जब इन सब चीजों पे गवर्नमेंट काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, रेलवे पे, तो उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इस बजट से सबको उम्मीद तो यही थी कि जो एक्जिस्टिंग टैक्सेस है, जैसे एफ&ओ इंट्राडे पे 15% था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे 10% था, अगर आप इसे एज इट इज ही रहने देते तो ये भी बहुत बड़ा एक उपकार होता शेयर मार्केट पे। अगर आप एफ&ओ इंट्राडे को 15 से 20% जो आपने किया है वही चीज भी करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को नहीं छेड़ते, ये भी बहुत बेटर होता। क्योंकि कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो रोज पैसा निकालते हैं, जनरेट करते हैं, उसमें 5% एक्स्ट्रा भी दे देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंसान, जो रिटेलर, इन्वेस्टर और मिडिल क्लास आदमी अपने सेविंग्स किए हुए पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है और हाई रिस्क के पे उसे पूरे 1 साल तक उसे देखता रहता है, वॉच करता है और उसकी मूवमेंट्स ट्रैक करता है कि मेरे पैसे का क्या वैल्यूएशन है। हर कोई यहाँ पैसे को कंपाउंड करने के लिए आया। अगर 5-10% से ही संतुष्टि हो जाती, रिलीफ रहता,
तो फिर स्टॉक मार्केट के रिस्क को लेने के लिए यहाँ कोई नहीं आता। उसके लिए एफडी और बाकी बहुत सारे ऐसे फंड है या म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पे आराम से 7-8% तो मिल ही जाता है। और अब एक ले दे करके डिविडेंड बचा है, तो कहीं अभी तो डिविडेंड 10% लगता है अगर आपके 5,000 से ऊपर का इनकम हुआ, तो बहुत ही ये इसको मैं गुडनेस ही कहूंगा गवर्नमेंट का कि इन्होंने डिविडेंड को छोड़ दिया। कुल मिला के बात ये है कि आपने सिर्फ 2.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे जो बढ़ाया है, उसे लेके मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा हर्ट हुआ है। सिर्फ 2.5% से मुझे तो नहीं लगता कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। कुछ अगर 40,000 30,000 करोड़ का और ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट उसमें अपने बजट में दिखता है, तो सिर्फ 30-40,000 करोड़ ये आप कहीं और से भी निकाल सकते थे। ये जो एक स्ट्रक्चरल एक मोटा मोटी कहें कि 10% का सेट रहता है ना, उसको आपने छेड़ करके थोड़ा सा सेंटीमेंट हट किया है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ इतनी सी बात समझनी चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म में अगर हम पैसे बना भी लेते हैं, तो क्या हम उस प्रॉफिट का पूरा मेजर अमाउंट हम अपने घर लेके जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपने खर्चों के हिसाब से विड्रॉल करके बाकी पैसे वापस री इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका पैसा तो मार्केट में वापस आया। अगर किसी ने 1 लाख पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो जरूरी नहीं कि वो 20,000 रुपए वो घर लेके जाएगा। उस 20,000 का 10,000 या 5,000 विड्रॉल करके वापस 1,15,000 को वो इन्वेस्ट करता था, ताकि नेक्स्ट टाइम जो उसका प्रॉफिट होगा बाई परसेंटेज वो ज्यादा हो। अगर साल भर पहले मैंने 1 लाख रुपए किसी में इन्वेस्ट किया और आज मुझे 30 से 40% भी उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो 40,000 के प्रॉफिट पे पहले तो मैं ये सोचूंगा कि 10% के हिसाब से चलिए 4,000 रुपए चले गए, लेकिन अब उस पर 12.5% जाएंगे। प्लस यही टैक्सेस नहीं होता, आपके सेबी चार्जेस होते हैं, एसटीटी चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि 0.001 था, अब उसे आपने डबल कर दिया है। और इन चार्जेस पे जो 18% जीएसटी लगता है वो भी आता है। इसके बाद एक अमाउंट होता है स्टैंप ड्यूटी का। तो ये 4 तरह के चार्जेस हो गए हैं। उसके ऊपर भी अगर हमने प्रॉफिट किया है, तो अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो टैक्सेस है, एक 20% का है। तो प्रॉफिट करने वाला अगर कुछ पैसे बना भी लेता है दोस्तों, तो वही फिर घूम फिर के बाद आती है, बाई करो तो ये सारे चार्जेस लगेंगे, सेल करा तब ये चार्जेस लगे, और इन सब के बाद कुछ बचता है। तो पहले से ही रिटेलर, इन्वेस्टर और जो मिडिल क्लास आदमी है अपने ब्रोकरेज से ही परेशान था, उनके जो चार्जेस है वो पहले से ही हाई है। उसके बाद कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, फिर ये डीपी चार्ज के नाम पे कुछ पैसे काटते हैं, फिर आता है इनका एएमसी चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो अदर चार्जेस होते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट को तो जो पैसे हमसे चाहिए थे या जो टैक्सेस बढ़ाने थे, उन्होंने तो आज ये कर दिया। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हमारे आपके जो ब्रोकर है वो भी तो बोलेंगे कि भाई आपने तो कमा लिया, अब हमारा क्या। तो ब्रोकर भी आने वाले समय में और कुछ दिनों में हो सकता है कि देखने को मिले वो भी अपने चार्जेस को बढ़ाने लगे। इनके में वैसे भी हिडन चार्जेस तो वैसे ही होता है, किसी ना किसी बात का चार्ज ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये पूरा बजट हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, डिफेंस के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इम्पैक्टफुल रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ऐसा कर दिया है कि ठीक है। और ये सिर्फ बात ये नहीं कि बहुत ज्यादा मूवमेंट और मैं इतना बोल रहा हूँ इस बारे में, ये अभी आपने बढ़ाया तो आने वाले कुछ सालों में फिर कैसे बढ़ेगा? आप तो और भी चार्जेस लगाओगे इस पे, क्योंकि अगर 30% के हिसाब से एक साल में निफ्टी ने अपग्रेड हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर तो इसी हिसाब से हम देखें और इस स्पीड के, तो ये 40,000 पे चला जाएगा। उसके एक साल बाद ये 48,000 पे चला जाएगा। मतलब 2030 में क्या हम ये मान के चले कि निफ्टी 60,000 पे जाने वाला है या उसे भी क्रॉस करेगा? तो ये जो ओवर स्पीडिंग जा रही है स्टॉक मार्केट में, इसमें तो निफ्टी की ये ओवर स्पीडिंग थी, इसे आपने थोड़ा स्लो करने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि कभी भी कोई टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ता है तो दोस्तों सिर्फ वो 2-2.5% की बात नहीं होती है, वो टैक्स कभी कम नहीं होगा, वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में वो जो 12.5 है उसे 13 आप कर दो, नेक्स्ट नहीं करोगे तो उसके 2 साल बाद आप 12.5 से उसे बढ़ा के 13.5, 14, या हम तो क्या हम ऐसा करें कि अगले 5 सालों में या 2030 में एक्सपेक्ट करें कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप 15% कर दोगे और शॉर्ट टर्म को 25% कर दोगे? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई महंगाई बढ़ती है तो वापस वो पीछे नहीं आती है दोस्तों, वो वहीं पे रुकी जरूर रह सकती है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जो गोल्ड है उस पर टैक्स कम किया है, 15% से 6% पे आ गया। लेकिन गोल्ड कोई ट्रेडिंग की चीज नहीं है, गोल्ड लिक्विड मनी नहीं है, गोल्ड रोज एक्सचेंज होने वाली चीज नहीं है। अगर वो सस्ता होता भी है तो ओकेजनली उनके लिए होता है जिनके घर में कोई फंक्शन है या कोई गोल्ड खरीदना चाहता है, तो वो कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं है। गोल्ड को तो वैसे भी इतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए था, पिछले 1 साल में ही वो 50,000 से 70,000, 75 चला गया। अगर वहां से 5,000, 7,000 सस्ता भी होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो कहते हैं घूम फिर करके आखिर फंसना और टैक्स देना तो मिडिल क्लास को ही है। मिडिल क्लास इस पूरे सर्कल में फंसता है, टैक्सेशन का जो ये पूरा जाल है इसमें। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि जब हम अपने जॉब से कमाते हैं उस पर हम इनकम टैक्स देते हैं, उस पैसे से बचाए हुए पैसे को हम कई अलग अलग फंड में डालते हैं, या म्यूचुअल फंड खोलते हैं, एलआईसी खोलते हैं, अपना इंश्योरेंस लेते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कि बहुत लोगों की लोन और ईएमआई चल रही होती है, वो भी चीजें। हाँ, मानता हूं इन सब चीजों का रिबेट इनकम टैक्स पे करने टाइम में आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि जो इंसान अगर स्टॉक मार्केट में अपना छोटा मोटा अमाउंट लगाए, अगर वो टैक्स स्लैब में नहीं भी आता है, तो ये समझने की जरूरत है इनडायरेक्ट टैक्स नाम की भी एक चीज होती है।
कोई ज़रूरी नहीं है जो आदमी टैक्स देता है वही फंस रहा है। जो लोग टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं वो भी कई तरह के टैक्स देते हैं। रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं, वहाँ 5% है। हम कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वहाँ 5% दे रहे हैं। हम अपने लिए मोबाइल से लेके और कई ऐसी चीज़ें होती हैं डेली यूज़ की जिसपे 18%, ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें तो 18% पे आते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हो रहा है। हम कहीं पे कुछ खा रहे हैं या मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं, हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मैक्सिमम चीज़ों पे 18% है। और लग्जरी की तो बात ही नहीं करनी, वहाँ तक तो मिडिल क्लास जल्दी पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये जो 18-12% और 5% तक का स्लैब है, ये मिडिल क्लास को ही प्रॉब्लम करता है। अपर क्लास को इससे दिक्कत नहीं होती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जिनके पोर्टफोलियो 10-10 करोड़ के हैं उन्हें 2-2.5% से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर वो 2-2.5% एक्स्ट्रा उस पर प्रॉफिट करते हैं तो आपके जो चार्जेस होते हैं वो तो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। प्रॉब्लम आती है मिडिल क्लास को जो छोटा सा पैसा लेकर के आता है। और तो मैं इस बजट को कहीं से भी बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि बाकी सारे सेगमेंट्स में देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन है। बस स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा हिट करते हुए और रिटेलर्स के जो इमोशंस है उसको थोड़ा सा इसने हिट किया है। गवर्नमेंट को भी पता है दोस्तों कि टैक्स बढ़ने से थोड़ी सी इंपैक्ट तो आएगी स्टॉक मार्केट में, लेकिन हमें भी ये पता है और गवर्नमेंट भी ये जानती है कि इससे कोई दूर तो रह नहीं पाएगा। क्योंकि इससे तो तब तक आप प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।